हाथ जोड़ लेंगे सभी। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोए सवसाहूणम्। इधर से तो चालू है, घर से नहीं किया था। क्या भाव तो ऐसे तो अनंतानंत भाव हो सकते हैं, वो तो वो होता है सादिक 2000 सागर वाला, वो होता है। हाँ, नेगोशिएट वो अलग वो होती है। चलिए अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं अपन। अब आ रही है सही? तो अपनी कक्षा में द्रव्य गुण पर्याय के भीतर गुण की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने पिछली कक्षा में सामान्य गुण की चर्चा प्रारंभ करी थी। ठीक है, तब सुन के आए एक बार, पिछली क्लास सुन के आए हैं सब लोग, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने अस्तित्व गुण की बात प्रारंभ कर दी थी। अस्तित्व गुण क्या कहता है, एक बार आप बताओगे मुझे? एग्जिस्टेंस। हाँ, मतलब एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? हाँ, हाँ, और वो सत्ता कैसी है? जन्म से मरण तक। वह सत्ता कैसी है? जन्म से मरण तक, अनादि से अनंत काल तक वो सत्ता है। ठीक है, वो सत्ता कभी पहले नहीं हो ऐसा भी नहीं था, और बाद में कभी नहीं होगी ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम तो ये कहते हैं द्रव्य में का कभी नाश नहीं होता, ये अस्तित्व गुण कह रहा है। हम तो बहुत सारी चीजें देखते हैं ना, जैसे कागज को जला दो, कागज नष्ट हो जाता है। मटकी को, घड़ा है, घड़ा मिट्टी का घड़ा, उसको लिया ऐसे पटका जमीन पे, वो फूट गया, वो तो खत्म हो गया। ठीक है, कोई भी सामान को, कागज को, कपड़े को या किसी और ईंधन को जलाओ तो आग उसको खत्म कर देती है। और हम ये कह रहे हैं कि अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण किसी के कारण इस जगत की कोई वस्तु कभी ना नाश को प्राप्त हो सकती ना उत्पन्न हो सकती है। और हम तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। आप यहाँ पे थोड़ा सा क्या नाम से कागज है, कागज को आग लगाओ, कागज खत्म हो जाए, जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, वो उद्गल परमाणु से बना हुआ है। ये तो स्कंद अवस्था, उद्गल परमाणु का तो नाश नहीं हुआ ना, बस फॉर्म बन, ये पर्याय, उसकी पर्याय तो सत्ता बोलो तो द्रव्य का तो कभी नाश ही नहीं हुआ, द्रव्य तो उद्गल परमाणु है। अब जब किसी वस्तु का कभी कोई नाश नहीं हो सकता, ठीक है, अब मान लो आप को कोई आके डराए धमकाए, या आपसे कोई ये कहे कि आपकी कोई बहुत
मतलब आपको डराए धमकाए कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे, मार दिए जाओगे, मिटा दिए जाओगे, ये बात आके कोई कहे तो कितना माथा पकड़ के बैठना है, टेंशन लेके बैठना है? क्यों नहीं बैठना है? क्यों? कैसे हुए दृढ़ आप? वो दृढ़ता है। नहीं, और मैं तो आत्मा हूँ। हाँ, देखा जाए तो मैं तो किसी पर्याय अगर सीधी सी बात कि भैया दुनिया की हर वस्तु में जब अस्तित्व गुण है तो मैं भी तो एक वस्तु हूँ। उस वस्तु मेरे में अस्तित्व गुण होगा कि नहीं होगा? जब मेरे में अस्तित्व गुण है तो मेरा भी कभी नाश नहीं होगा। जब ये चीज होगी तो जो मरने का, मिटने का, नाश होने का जो भय है, डर है, वो होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। कहना बहुत आसान है, कहना आसान है, क्या कहा? हाँ, कहा भी किस लिए जा रहा है? क्योंकि हमें मानना है, ऐसा सोचना है। जब मानेंगे सोचेंगे वही बनेगी। हाँ, वही होगा। अब कहना आसान हमें तब लगता है क्योंकि हम मात्र कहते हैं, जब धारण नहीं करते हैं तब हमें लगता है कि कहना आसान है। और जब हम ये कहें कि मानना भी बहुत आसान है, क्योंकि मानेंगे तो अपने आप डर मिटेगा, सहज रूप से ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अस्तित्व गुण की चर्चा अपन ने करी। उसके बाद दूसरा गुण कौन सा आता है? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण की क्या परिभाषा है? आज प्रारंभ करनी है चर्चा। अर्थ क्रिया कारित्व। अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब आपको ख्याल में क्या होता है? अर्थ क्रिया कारित्व स्वयं कार्य करती है, उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। मतलब कि अर्थ क्रिया करती है, मतलब वस्तु कि कोई भी वस्तु निरर्थक नहीं है। मतलब आजकल दुनिया में बेरोजगारी का हर जगह हल्ला मचा हुआ कि ये बेरोजगार, वो बेरोजगार, हम बेरोजगार, तुम बेरोजगार, सब बेरोजगारी का हल्ला। कि कितनी बेरोजगारी है देश में। लेकिन वस्तुत्व गुण कह रहा है कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु कभी भी एक समय के लिए बेरोजगार हुई नहीं। क्या कहा? एक समय के लिए भी बेरोजगार हुई नहीं। मतलब क्या कि हर समय ये हर वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। प्रयोजनभूत कार्य मतलब अपने स्वभाव के अनुसार कोई ना कोई कार्य कर ही रही है हर समय। कब करना बंद कर देती है? कभी भी बंद नहीं करती। मतलब हर समय हर वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। मतलब इसकी परिभाषा आती है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाता है। अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब प्रयोजनभूत कार्य करना। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाए, अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाए, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, बात ख्याल आई? अर्थ क्रिया कारित्व यानी प्रयोजनभूत कार्य करना। प्रयोजनभूत कार्य करना। अब जब ये वस्तु प्रयोजनभूत कार्य कर रही है, इसका मतलब कार्य कर रही है, तो कोई वस्तु कभी बेकार हुई कि नहीं हुई? कोई वस्तु कभी बेकार हुई? हम ये कहते हैं ना, कोई स्टोर रूम में या कबाड़ खाने में कोई सामान पड़ा होता है कि भैया ये कैसा सामान है कि बेकार है। कोई इंसान जो हमारे काम नहीं आ रहा हो, उसको हम क्या क्या कहते हैं? आदमी बेकार है। कोई वस्तु कैसी है? बेकार है। इसका मतलब ये वस्तुत्व गुण कह रहा है कि भैया इस दुनिया की कोई भी वस्तु
बेकार है ही नहीं है, बेकार नहीं है कोई भी वस्तु। आप मतलब हर वस्तु की वैल्यू बताने वाला गुण है ये। हर वस्तु कहीं ना कहीं वैल्यूएबल है, बिना वैल्यू की कोई वस्तु नहीं है। क्यों वैल्यू है उसकी? क्योंकि वो अपनी प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। अपना प्रयोजनभूत कार्य किए बिना वो वस्तु नहीं रह सकती और ना रहती है, इसलिए कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। बात ख्याल में आई? अच्छा, जब कोई वस्तु बेकार नहीं है तो बेकार नहीं है तो कभी तो बेकार का, चलो वस्तु बेकार नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, इंसान बेकार नहीं होता है लेकिन वो कभी कभी बेकार का काम करने लगता है। होता है ना, बेकार का काम करने लगता है। कोई बेकार करता है। जैसे हम कहते हैं कि कोई स्टूडेंट हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, ठीक है, अगर वो पढ़ाई करे, मेहनत करे तो मेहनत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, और वो कहीं खेलने जाए, मोबाइल चलाए, घूमने जाए तो बेकार का काम कर रहा है, ठीक है। दुनियादारी में कहते हैं बाहर में जिसको ज्यादा इसकी चर्चा सुनने का स्वाद ही नहीं है, उन्हें बाजार की बातें कर लो वो काम की बातें हैं, घर की बातें कर लो वो काम की बातें हैं, ठीक है, और घूमने फिरने की बातें कर लो वो काम की बातें हैं। ये बातें बेकार का काम है, इससे कुछ नहीं होना। मंदिर जाने से वो काम की बातें बेकार वो बेकार की लगती हैं। नहीं, ये बेकार की है। अगर वो कोई करे तो हमें लगता है कि वो बेकार का काम कर रहे हैं। मतलब कब हमें भी लगता है कि ये वस्तु कभी ना कभी बेकार का काम कर रही है या ये कोई बेकार का काम कर रहा है, लेकिन कभी भी कोई वस्तु बेकार का काम भी नहीं करती, क्योंकि प्रति समय प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। प्रयोजनभूत कार्य, कबाड़े में पड़ा हुआ जो सामान है, एक टेबल थी टूट गई, कबाड़े में टूटी पड़ी है, अब बताओ क्या क्या काम कर रही होगी वो प्रयोजनभूत? आप बताओगे क्या प्रयोजनभूत कार्य कर रही होगी? अब एक टेबल आपके स्टोर रूम में पड़ी है, उसका एक पाया टूट गया, एक पांव टूट गया, आपने उसको कबाड़ खाने में डाल दिया स्टोर रूम में, अब वो कोई काम की नहीं है तो वो बेकार हो गई ना। कैसे बेकार नहीं हुई? अच्छा, जब बनाओगे जैसे मान लो अभी खराब हुई तो अब कारपेंटर वो आने में लगेंगे 5 दिन तक तो वो बेकार पड़ी है ना, तब तक वो कोई काम की नहीं है, तब तक तो बेकार है ना वो उस समय। क्या, वही तो मेरा प्रश्न है, क्या प्रयोजनभूत कार्य कर रही है वहां? क्या प्रयोजनभूत कार्य कर रही है कि भैया वो टेबल चूंकि पुद्गल है तो उसमें क्या स्पर्श का परिणमन नहीं हो रहा, रस का परिणमन नहीं हो रहा, वर्ण का परिणमन नहीं हो रहा, गंध का परिणमन, कि प्रति समय स्पर्श रस गंध वर्ण का कार्य हो रहा है उसमें, वहां स्टोर रूम में पड़े पड़े भी बेकार पड़ी हुई हमें लग रही है बाहर से, लेकिन उस समय भी वो एक एक परमाणु उसका अपना स्पर्श रस गंध वर्ण रूप कार्य करने वाला है, अपना प्रयोजनभूत काम करने वाला है। कोई चीज हम कहीं रख दें, हम पता नहीं चलता, तो हर वस्तु कहीं ना कहीं अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। हम भी कहीं बैठे हों, कुछ भी नहीं कर रहे हों, बेकार रहते हैं उस समय। एकदम मैं बैठा हूँ, एकदम मैं ना पढ़ रहा हूँ, ना पढ़ा रहा हूँ, ना कुछ सोच रहा हूँ, ना मतलब ना कुछ कह रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ना लिख रहा हूँ, ना कुछ देख रहा हूँ, तो मैं क्या बेकार बैठा हूँ?
बैठने का काम कर रहे हैं, हम जानने देख रहे हैं, ढूंढने का काम कर रहे हैं, चीज को जानने का काम कर रहे हैं। ढूंढने का काम कर तो रहे हैं। तो ये बैठना, खड़ा होना, चलना फिरना, पढ़ाना पढ़ना, ये मेरा प्रयोजनभूत कार्य है या नहीं है? अच्छा, ये पढ़ना पढ़ाना मेरा प्रयोजनभूत कार्य है? जानना, जानना देखना मेरा प्रश्न है, जैसे अब मान लो मंदिर आना, स्वाध्याय करना, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, ये मेरा प्रयोजनभूत कार्य है कि नहीं है? है। हमारा प्रयोजन कार्य हो रहा है ना, जानना देखना हो रहा है ना। मेरा प्रश्न है अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बात अपन आगे करेंगे। मेरा प्रश्न है कि ये प्रयोजनभूत कार्य है या नहीं? नहीं, ये प्रयोजन अरे आप कैसे कह रहे हो? अरे बिना मंदिर आए मोक्ष जाके बताओ, हमारा प्रयोजन मोक्ष है कि नहीं है? बिना तत्व चर्चा के मोक्ष जाके बताओ, बिना तत्व को समझे मोक्ष जाके दिखाओ। कार्य शक्ति के कारण उद्गल का कार्य है, लेकिन जानना, पढ़ना, सुनना, ये सब ये तो मैं कर रहा हूँ ना। ठीक है, चलो मैं अभी मेरा विकल्प आया कि मैं मंदिर चलूं, ठीक है, विकल्प आया, किसको आया? इस शरीर को थोड़ी ना आया, वो तो मेरे को ही आया, आत्मा को। तो आत्मा को ये विकल्प आया कि मंदिर चलूं, मंदिर चलते चलते पढ़ने का विकल्प आया कि भैया यहाँ चर्चा चल रही है तो यहाँ बैठ के चर्चा सुने, ये विकल्प आया। तो ये विकल्प से अपना काम होगा, हमें सुख मिलेगा आगे चल के। तो ये विकल्प करना या फिर मंदिर आने के बारे में सोचना, ये हमारा प्रयोजनभूत कार्य है कि नहीं है? बाहर घूमने जा रहे हैं। नहीं, वो चलो वो तो है ही नहीं है, वो तो हम मान लेते हैं वो नहीं है, लेकिन ये प्रयोजनभूत कार्य है कि नहीं है? मेरा प्रश्न ये है। अब वो कह रहे हैं नहीं है और आप कह रहे हो है, कैसे है आप बताओ? तो आप हर द्रव्य करता है, चलिए ठीक है, आप बताओ कैसे नहीं है? क्या? देखो हमने कहा कि ये वस्तु अर्थ क्रिया कारित्व है, इसका मतलब ये वस्तु हर समय प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। कब? हर समय। तो ये मंदिर आने का विकल्प हर समय होता है, हमें चर्चा सुनने का विकल्प हर समय होता है क्या? वो उस रूप में प्रयोजनभूत कार्य है कि आइए कि हमारा जो बाहर व्यवहार से हम कहें कि पर्याय रूप में जो प्रयोजन है हमारा सुख अवस्था, सुखी अवस्था, अत्यंत सिद्ध अवस्था, उस प्रयोजन की प्राप्ति में निमित्त रूप से वो प्रयोजनभूत कार्य है, निमित्त रूप से, ठीक है। लेकिन आत्मा का प्रयोजनभूत कार्य वो है क्या? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये वस्तु का अपना प्रयोजनभूत कार्य किसी समय नहीं छोड़ती, हर समय। हो सकता है मुझे विकल्प आ रहा, मैंने क्रोध किया, ठीक है, वो भी आता है, भगवान के प्रति राग भी आया, लेकिन राग हमेशा रहता है क्या? विकल्प आया, विकल्प हर समय आता है क्या? कि नहीं ये तो पर्याय आएंगी, आ रही हैं, लेकिन मेरा प्रयोजनभूत कार्य क्या है जो हर समय हो? और वो प्रयोजनभूत कार्य जानना देखना। आप चाहे वो मंदिर में बैठे हो, आप चाहे सिनेमा हॉल में बैठे हो, आप चाहे ट्रेन में बैठे हो, आप चाहे एरोप्लेन में बैठे हो, आप चाहे घर में बैठे हो, या आप चाहे सड़क पे चल रहे हो, आप हर समय कुछ ना कुछ जानोगे ही जानोगे। आप चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे संसारी हो, जानने देखने का काम आपका कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो ये प्रयोजनभूत कार्य है हमारा। आप ये काम कभी बंद करके बताओ, जानने देखने का। जैसे मैंने टेबल का उदाहरण दिया ना, टेबल स्टोर में पड़े पड़े जब हमें लगता है ये कोई काम की नहीं है, ठीक है, कोई काम नहीं कर रही, तब भी वो स्पर्श रस अपने गुणों के अनुसार परिणमित हो रही है। ऐसे ही मैं भी तो वस्तु अपने गुणों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार परिणमित हूँ, वही तो मेरा प्रयोजनभूत कार्य होगा। विकल्प करना ये मेरा स्वभाव के अनुसार कार्य है क्या?
कि अच्छा सोते समय तो हम नहीं जानते थे, लेकिन ज्ञान दर्शन तो सोते समय नहीं आप जानते देखते? तब देखते जानते थे। पक्का? आप साबित करके बताओ मुझे। नहीं, चल रहा है पर मतलब लगता तो यही है कि हम सोते समय नहीं जान लेते हैं। सोते समय नहीं जानते थे? अच्छा, सब नॉर्मल सोते समय आप जानते देखते, आप जैसे मान लो आप सो रहे हो और उसी समय कोई आपका नाम पुकारे, आपके बच्चे पुकारे मम्मी जोर से आवाज लगाएं, तो आप एकदम से नींद खुलती है कि नहीं खुलती है? तो क्यों पता चला आपको कि आपके बच्चे ने पुकारा है या किसी ने आपका नाम पुकारा है? क्यों? क्योंकि ज्ञान उस समय भी काम कर रहा है। हो सकता है गहरी नींद में हो, लेकिन उस समय अब जब आपने अभी कोई सपना देखा, उठने के बाद आपको ख्याल में रहा कि वो सपना ऐसा ऐसे मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा था, ऐसी ऐसी घटना हुई थी सपने में, ठीक है? वो जाना कि नहीं जाना उस सपने में? आपने जाना। कदाचित आप भूल भी जाओ बाद में, लेकिन जिस समय देख रहे थे सपना उस समय तो जान ही रहे थे। जानने का कार्य बंद हुआ था क्या वहां पे? वहां भी जानने का कार्य बंद नहीं हुआ था। आप सो रहे हो, सोते सोते एकदम से ठंडी हवा चलने लगे बहुत ज्यादा, तो एकदम ठंड लगने लगती है कि नहीं लगने लगती है? कैसे पता लगा? क्योंकि ज्ञान वहां काम कर रहा है सोते समय के नहीं। एकदम से कूलर पंखे एसी सब बंद हो जाए और तेज गर्मी पड़ रही हो, फिर पसीना आ जाए, पता चलता है कि नहीं चलता है? तो ये सारी चीजें भी क्यों? क्योंकि जानना वहां भी चल रहा है निरंतर। ऐसा नहीं है कि जानना बंद हो गया हो सोते समय। तो प्रयोजनभूत कार्य तो मेरा क्या है? जानना और देखना। ये प्रयोजनभूत कार्य मैं कब बंद कर देता हूं? कब बंद कर देता हूं? कभी नहीं बंद करता। ये प्रयोजनभूत कार्य मेरा हर समय चल रहा है, प्रति समय चल रहा है, ठीक है? एक चीज तो कि प्रयोजनभूत कार्य, ये हर वस्तु हर समय अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है, ये वस्तु तो गुण से समझ आया। दूसरी चीज, अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए इस द्रव्य को कितने दूसरे द्रव्य की जरूरत पड़ेगी? वस्तु तो गुण से ही तो होगा अपना प्रयोजनभूत कार्य। जो मेरा स्वभाव के अनुसार प्रयोजनभूत कार्य होगा, उसके लिए मेरा वस्तु तो गुण काफी है कि दूसरे की जरूरत पड़ेगी मुझे? मतलब मुझे अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं है। कोई अपना मतलब का काम, प्रयोजनभूत कार्य जिससे मेरी पहचान है, जिससे मेरी आइडेंटिटी है, उस प्रयोजनभूत कार्य को करने के लिए मुझे दूसरे द्रव्य की रत्ती भर भी, रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। अब बताओ भैया, एसी के बिना मेरा काम नहीं चलता, पंखे के बिना मेरा काम नहीं चलता, कूलर के बिना मेरा काम नहीं चलता। परस्परोपि जीवानाम। हाँ, वहां एक अलग विवक्षा है कहने की, वहां विवक्षा अलग है, लेकिन अपन समझ रहे हैं वस्तु स्वरूप की तरफ से, द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से। भैया यहाँ ये वस्तु तो गुण है ना, वहां विवक्षा अलग है कि वहां जीव एक दूसरे पे उपग्रह करते हैं, परस्पर में उपग्रह करते हैं, वो विवक्षा अलग है वहां पे। अपन बात कर रहे हैं कि भैया अब बताओ, आपको जानने के लिए दूसरे जीव की कितनी जरूरत पड़ेगी? अच्छा, आप यहाँ कोई ना हो, आप अकेले बैठे हो, तो यहाँ बैठे बैठे भी आप यहाँ ये जितना ये हॉल है, मंदिर है, इस मंदिर को जानोगे कि नहीं जानोगे? जानोगे कि नहीं जानोगे? भगवान की हरे कलर की प्रतिमा है, जानोगे कि नहीं जानोगे कि ये माइक लगा है, ये जिनवाणी रखी हुई है, ये टेबल है, जानोगे उस समय भी? क्या मतलब किसी दूसरे की भी जरूरत है क्या? जीव की जरूरत है। इसका मतलब प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए इस जगत में किसी वस्तु को
अन्य वस्तु की, दूसरी वस्तु की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल। बिना दूसरे की सहायता के ही हमेशा हमारा प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है, क्योंकि हमें क्या है, वस्तुत्व गुण है कि नहीं है। हमारा प्रयोजनभूत कार्य, अच्छा गाड़ी के बिना, पंखे के बिना, एसी के बिना हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? मोबाइल के बिना हमारा प्रयोजनभूत कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हमारे परिवार के बिना हमारा प्रयोजनभूत कार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहले गाड़ी में थी, एसी में थी, तो प्रयोजनभूत कार्य तो हर समय हो रहा है, हमारा कभी बंद नहीं हो रहा। अच्छा, प्रयोजनभूत कार्य के लिए ये चीजें तो दूर की बात है। गाड़ी पंखा, कूलर, एसी, बंगला, ये सारी चीजें तो दूर की चीजें। अच्छा, प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए हमें मंदिर की कितनी जरूरत है, भगवान की कितनी जरूरत है। मतलब हमें अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए इनकी भी राह नहीं देखनी पड़ेगी कि ये आए और इनकी वजह से हमारा प्रयोजनभूत कार्य हो। कदाचित निमित्त रूप से हम उनसे कहेंगे कि भैया, वो निमित्त रूप से हम उन पे आरोप करेंगे, उस बात का निषेध नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा प्रयोजनभूत कार्य करने वाला मैं स्वयं हूँ और उनका प्रयोजनभूत कार्य करने वाले वे स्वयं हैं। उनका प्रयोजनभूत कार्य किसी मेरे से नहीं होता और मेरा प्रयोजनभूत कार्य उनसे नहीं होता। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। अब जब दूसरे की जरूरत है ही नहीं, तो इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, उनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मेरे साथ मेरे दोस्त घूमने जाएं तभी मैं सुखी रह पाऊंगा। मेरे सुखी होने के लिए मेरे बच्चे बहुत जरूरी हैं। मेरे सुखी होने के लिए ये सुविधाएं होना बहुत जरूरी हैं। मेरे सुखी होने के लिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र होना बहुत जरूरी है। मेरा परिवार बहुत जरूरी है सुखी होने के लिए। उनसे होगा कि नहीं होगा? कि भैया उनसे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रयोजनभूत कार्य तो आपसे ही होगा। क्या प्रयोजनभूत कार्य है मेरा? जानना और देखना हमारा प्रयोजनभूत कार्य है, जानना देखना। हम कह रहे हैं प्रयोजनभूत कार्य के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपने जैसे अभी लिखने के लिए चश्मा उठाया तो आपने, ताकि आपको दिखता रहे, तो आपको चश्मे की जरूरत तो पड़ी। तो मतलब कॉपी में मैं सही लिख रही हूँ या नहीं लिख रही हूँ, ये जानने के लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जानने के लिए आपको दूसरे की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? जरूरत पड़ेगी, लेकिन वैसे एक्चुअल में जरूरत तो अगर किसी को, अगर हम दो इंडी जिनको चश्मा लगा, उनको तो ये निमित्त अगर सोचें तो क्या बिना चश्मे के आप जान नहीं रहे थे? आपका प्रयोजनभूत कार्य केवल कॉपी को जानना था कि जानना था? जानना था ना। हाँ, तो जानने के लिए आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। बिना चश्मे के भी आप जान रहे थे, कुछ ना कुछ जान रहे थे, ठीक है। लेकिन चलो मान ले चश्मे की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन जिस वस्तु को हम जान रहे हैं उसकी तो जरूरत पड़ेगी ना। कैसे? बिना वस्तु के हम कैसे जान लेंगे? मतलब बिना वस्तु के जान नहीं सकते हम। मान लो जो वस्तु है ही नहीं है उसको आप जान सकते हो? जो वस्तु अस्तित्व में ही नहीं है, सत्ता में ही नहीं है, उस वस्तु को आप जान सकते हो? मेरा प्रश्न है, जिस वस्तु की सत्ता ही नहीं है, जो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको आप जान नहीं सकते हो। इसका मतलब
आपको जानने के लिए वही वस्तु आएगी जो एग्जिस्ट करती है, सत्ता हो जिसकी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब आपको अपना प्रयोजन भूत कार्य करने के लिए उस वस्तु की जरूरत पड़ गई कि भैया तुम सत्ता में रहोगे तभी मैं तुम्हें जान सकता। ये माइक अगर नहीं होता तो मैं नहीं जानता तो चलता, लेकिन इस माइक को जानने के लिए इसका होना भी तो जरूरी है। कोई निमित्त मात्र नहीं जानता, निमित्त मात्र नहीं है। तो मेरा वही तो प्रश्न है, इस माइक को जानने के लिए इस माइक का होना जरूरी है ना। हाँ, तो मतलब मेरा प्रयोजन भूत कार्य के लिए इस माइक की जरूरत पड़ गई, वही तो मेरा प्रश्न है। माइक की जानने क्या जानना वो थोड़ी है, क्योंकि अगर माइक को जानना तो हमेशा जानना, माइक को अभी इंद्राज इसको जानना पर काम तो मेरा जानने का होता है। जान तो मैं प्रति समय रहा किसी को भी जानूं, मैं माइक जानूं या किताब जानूं या कुछ भी जानूं, पर जानना 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 तो कंटिन्यू चलेगा। हाँ, तो दूसरी बात ये तो निमित्त मात्र। हाँ, मतलब तो जानना तो कंटिन्यू चलेगा। हाँ, जानने की जो जानने का जो कार्य है, प्रयोजन भूत कार्य है, वो कार्य कभी खत्म नहीं हुआ है, वो तो हर समय चल रहा है। अब ये कहा जाए कि पर वस्तु है तभी आप उसे जान रहे हो, नहीं, पर वस्तु का होना निमित्त मात्र है, जानने का कार्य तो मेरा है और वो मैं अपना प्रयोजन भूत कार्य अपने आप से कर रहा हूं, उसके लिए मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है। अपने प्रयोजन भूत कार्य के लिए मुझे स्वयं की ही जरूरत है, और वो स्वयं मैं स्वयं कब 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 हूँ अपने पास, कितने हफ्ते में कितने दिन रहता हूँ अपने पास में, हमेशा रहता हूँ। और जब अब हमेशा मैं खुद रहता हूँ तो अपना प्रयोजन भूत कार्य भी हमेशा ही करता हूँ, कभी भी वो प्रयोजन भूत कार्य बंद नहीं हुआ। मतलब वस्तुत्व गुण से दो चीज क्लियर हुई, एक तो कोई वस्तु बेकार नहीं है, दूसरी तीन मान लो, एक वस्तु कभी कोई बेकार वस्तु नहीं है, दूसरी कभी भी बेकार नहीं होती। हम ये मान लेते हैं चलो वस्तु बेकार तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बेकार का काम करने लगती है, कि ऐसा भी नहीं है कि हर समय वो प्रयोजनभूत कार्य करती, कभी भी बेकार का काम नहीं करती। और तीसरी चीज कि इस वस्तु को अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। अब दुनिया भर की हमारी जितनी टेंशन है आप सोचो, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड हैं अपना काम करने, है कि नहीं? के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, अरे भाई के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। वही हम डिपेंड सोचते हैं ना, ये डिपेंड करता है, तो ये नहीं, तो कुछ ना कुछ उसका अल्टीमेटम आ जाएगा। मतलब आप घर में खाना बनाना चाहते हो तो आपको घर में हाउस हेल्प की जरूरत है, तो हाउस हेल्प के आप डिपेंड हो, ठीक है। आपको लगता है आपका जो प्रयोजनभूत कार्य है उसके लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत है। आपको पढ़ना है, आपको ठीक से दिखाई नहीं देता तो आप ऐसा लगता है कि आप चश्मे के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको बहुत दूरी तक जाना है, कहीं जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं एक व्हीकल के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसा लगता है। लेकिन ये कार्य तो बाहर में चल रहे हैं, आपका प्रयोजनभूत कार्य क्या है? जानना और देखना। और उस जानने और देखने रूप कार्य के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए, कि जरा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जानने देखने का कार्य हमसे ही हो रहा है, हमारे वस्तुत्व गुण से ही हो रहा है, वो कभी भी बंद हुआ नहीं है। इसका मतलब जितनी टेंशन थी हमारी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी का, जितनी टेंशन थी कि आज गाड़ी खराब हो जाए तो मेरा काम नहीं होगा, इस बात की टेंशन थी कि नहीं थी? आज घर में हाउस हेल्प नहीं आए तो मेरा घर का काम कैसे चलेगा, इस बात की टेंशन थी कि नहीं थी? परवाह मैं क्या नाम से घर में फैमिली मेंबर्स ना हो तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा, मैं सुखी कैसे रहूंगा, इस बात की टेंशन थी कि नहीं थी? मैं कहीं घूमने जाऊं तो मेरा दोस्त साथ में होगा कि नहीं होगा, मेरी सहेली साथ में होगी कि नहीं होगी, इस बात की टेंशन होती है कि नहीं होती है?
तो हम ये कह रहे हैं यार, इस चीज से आप कितने निर्भर हो सकते हो कि कोई दूसरी चीज आपके पास में हो या ना हो, पर द्रव्य थोड़ा सा भी आपके पास में हो ना हो, लेकिन आपका प्रयोजनभूत कार्य कभी बंद नहीं हुआ है। आपको यहाँ स्वाध्याय करने आना था, चर्चा सुनने आना था, बाहर हो गई बहुत तेज बारिश, आप फंस गए। आप अब बिना चर्चा के, बिना सुने हम तो नहीं रह सकते। उससे ही हमें थोड़े मन में शांति मिलती है, उसी से हमारा प्रयोजनभूत कार्य होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? वहां घर पे फंसे बैठे हैं, लेकिन उस समय भी प्रयोजनभूत कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, हो रहा है, वो कभी भी बंद नहीं हुआ है। लेकिन उसी समय हम ये सोचते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैंने चर्चा आज की छोड़ दी, ये विकल्प रहता, उससे क्या होता है, तनाव आता है, टेंशन आती है। और अगर वो चीज सोच करके हम यहाँ सोचें कि भैया वस्तुत्व गुण ये काम कर रहा है कि मेरा प्रयोजनभूत कार्य मेरे में कभी बंद हुआ नहीं, अब बताओ टेंशन आएगी कि नहीं आएगी? अब घर में किसी दिन हाउस हेल्प नहीं आए, टेंशन होगी कि नहीं होगी? क्यों? हाउस हेल्प के बिना प्रयोजनभूत कार्य निपट गया, बंद हो गया। हाँ, घर के काम तो हो सकता है कि ये श्रद्धान हो कि भैया ये वस्तु गुण है, इसके कारण मेरा प्रयोजनभूत कार्य तो कभी रुका ही नहीं। कोई, हाँ, कोई वस्तु में अपना प्रयोजनभूत कार्य कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब हाउस हेल्प आए चाहे ना आए, हो सकता है घर का काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन आपका प्रयोजनभूत कार्य कब उस समय भी नहीं रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा। हाँ, वो बहुत, हाँ हाँ, कर्ता बुद्धि खत्म होगी कि इसकी वजह से मेरा काम होगा, कि ये मेरा काम करने वाला है। अच्छा, दूसरी तरफ से देखो, हमें लगता है दूसरी तरफ, हाँ, कोई और करता है, वास्तविकता में कोई नहीं करता, मैं ही करता हूँ। अब दूसरी तरफ से ये देखो, हमें ये लगता है कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा। जैसे हमें लगे कि भैया ये महिलाएं हैं ज्यादातर यहाँ, तो अब जैसे मैं घर में नहीं रहूं तो घर नहीं चलेगा, होता है कि नहीं होता है? हमारी मम्मी भी वो क्या नाम से हमें कभी कभी डांटती थी ना, तो कहती हैं क्या नाम से, कभी कभी गुस्सा हो जाए और कहें कि देखते हैं तो हमारे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा, कहती थी मम्मी हमारी। लेकिन अपन रियली फैक्ट देखें, अपने को लगता है कि हमारे बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि वहां कर्तृत्व बुद्धि है। लेकिन दूसरी वस्तु में भी तो वस्तुत्व गुण है कि नहीं है? बाहरी काम हो सकता है, बाहरी काम चले नहीं चले, हो सकता है मम्मी के बिना जो बाहर में काम हो रहे थे वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रयोजनभूत कार्य किसी वस्तु का किसी के वजह से नहीं रुकता। हर समय हर वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रही है। हाँ, किस तरीके से? मतलब जैसे हम यात्रा पे निकल जाते हैं, कहते हैं हमने कर दिया, हाँ, पर मेरे घर से तो मैं निकल गई, हाँ, घर पे तो सफर घर तो हो ही जाएगा भाई। हाँ, वास्तविकता में तो प्रयोजनभूत कार्य तो ऐसा है वहां पे, जिस रूप में हम समझ रहे हैं वो हो ना हो। अब ये बताओ, घर में जितने पुद्गल थे वो क्या स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होना वो छोड़ गए? जितने जीव थे उन्होंने क्या ज्ञान दर्शन रूप होना छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? जितने जीव थे वो ज्ञान दर्शन रूप ही हो रहे हैं।
दिक्कत ये थी कि हमें अपना मेन काम नहीं पता था, अभी तक प्रयोजनभूत कार्य नहीं पता है। हाँ, अभी तक हमें ये लग रहा है कि प्रयोजनभूत कार्य, मेरा काम क्या है खाना बनाना, मेरा काम क्या है घूमने जाना, मेरा काम क्या है घर संभालना, इस तरीके से अपन अपना काम समझते हैं। लेकिन मेरा काम वास्तविकता में प्रयोजनभूत कार्य है क्या? तो जिनवाणी कह रही भैया वो प्रयोजनभूत कार्य है वस्तु, वो जानना देखना, और वो जानना देखना किसी दूसरे की वजह से ना आपका होता है, ना दूसरे के ना होने से रुकता है। वो लोग व्यवहार में चलता है, लेकिन आप वस्तु स्वरूप की तरफ से विचार करो तो वास्तविकता में श्रद्धान यही होता है कि ना मेरी वजह से पर द्रव्य का कोई प्रयोजन, मतलब मैं पर द्रव्य को, मतलब किसी पर पुद्गल को स्पर्श रस गंध रूप परिणामाने में कोई कार्य कर रहा हूँ क्या? कोई भूमिका निभा रहा हूँ? नहीं निभा रहा हूँ। किसी दूसरे जीव को ज्ञान दर्शन करने में मेरा कोई रोल है क्या? कि कोई रोल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपना प्रयोजन बहुत कार्य कर रहा हूँ, बाकी सारी वस्तुएं अपना अपना प्रयोजन बहुत कार्य कर रही हैं। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो रहा है, जो अन्य जीव है वो अपने ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहे हैं, मैं अपने ज्ञान दर्शन रूप परिणमित हो रहा हूँ। इसके अलावा क्या और कौन सा काम चल रहा है? आप सोचो, आप अगर सोचने जाओ तो इसके अलावा, अपने प्रयोजनभूत कार्य के अलावा इस जगत में कौन सी वस्तु दूसरा कार्य करती है? ये बताओ, कौन सी दूसरी कार्य करती है? आप सोचने जाओ, कौन सा जीव है जो वास्तविकता में ज्ञान दर्शन के अलावा कोई दूसरा काम करता है? कौन सा पुद्गल का परमाणु ऐसा है जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होने के अलावा कोई दूसरा कार्य करता है? सोचने बैठो तो पता चले। हमें हमारा ज्ञान दर्शन के अलावा हम सोचें कोई दूसरा काम करते ही नहीं है अपन। ये भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होने के अलावा कोई दूसरा काम करता नहीं है। अब इसके स्पर्श रस गंध वर्ण में परिणमित होने में मेरा कोई रोल नहीं है, और मेरे ज्ञान दर्शन में इसका कोई रोल नहीं है। और सारी टेंशन हमारी यही थी कि हमें ये लगता है कि हम दूसरा काम करेंगे और इसकी वजह से करेंगे, और ये दूसरा काम करेगा वो मेरी वजह से करेगा। हाँ, ये है वस्तुत्व गुण का समझने का भाव। अगर वस्तुत्व गुण को समझें और उसको अंतर में बैठाएं तो उससे कितना वस्तु स्वरूप किस तरीके से निकल के आता है, किस तरीके से ख्याल में आता है, समझ में आता है। और जब वो बात ख्याल में आती है, समझ में आती है, तो कितनी निर्भरता आती है, कितने टेंशन फ्री माइंड के साथ अपन रह सकते हैं। हाँ हाँ, पर थोड़ी देर बाद जब हम ध्यान दर्शन में जाते हैं तो पता लग जाता है कि नहीं भैया। हाँ, मैं वास्तविकता में मैंने किया क्या वहां? मैंने गुस्सा होते हुए भी, मैंने कहा गुस्से में कह दिया, लेकिन मैंने गुस्सा होते हुए भी क्या किया? मैंने अपने आप को गुस्सा होते हुए जाना। मैं ये जाना कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ इस रूप में। सम्यक जाना, मिथ्या जाना, वो बात की बात है। मैंने जाना, जानने का कार्य किया मैंने। हाँ, होते हुए गुस्से को मैंने जाना है, होते हुए क्रोध के भाव को मैंने बस जाना है। उस जानने के अलावा मैं कोई कार्य कर ही नहीं रहा हूँ वहां पे। हाँ हाँ हाँ, अब वो द्रव्यत्व गुण के माध्यम से आप समझना, द्रव्यत्व गुण के माध्यम से। अब जैसे वस्तुत्व गुण तो ख्याल में आया, ठीक है, इसका मतलब वस्तुत्व गुण से ख्याल में आया, एक तो कोई वस्तु बेकार नहीं है, किसी समय बेकार नहीं है, इस किसी भी वस्तु को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीन चीज ख्याल में आई वस्तुत्व गुण से। कोई वस्तु बेकार नहीं है, कोई वस्तु किसी समय बेकार नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई वस्तु बीच बीच में कभी कभी बेकार हो जाती है, बाकी टाइम तो अपना काम करती हो, कभी कभी बेकार हो जाती हो, ऐसा भी नहीं है। तीसरी चीज कि अपना काम करने के लिए
प्रति समय प्रयोजनभूत कार्य करे। और तीसरी चीज कि अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से स्वाधीनता से ये कार्य कर रही है। पुण्य पाप आप थोड़ा पिछली क्लास से अपन थे नहीं ना, तो आप थोड़ा वो विषय को अभी रिलेट नहीं कर पाओ, क्योंकि पुण्य पाप की जो बात है ना, वो भावों के रूप में या कर्मों के रूप में आप किस रूप में पूछना चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं है। कर्मों के रूप में पूछ रहे हैं, तो कर्म अगर हैं तो वो पुद्गल हैं। जब पुद्गल हैं तो उनका अपने प्रयोजनभूत कार्य में कोई रोल नहीं होगा, और कर्म हैं तो उनके प्रयोजनभूत कार्य क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप होना, तो उनके प्रयोजनभूत कार्य में अपना कोई रोल नहीं होगा। उनका रूपी पदार्थों का जो कार्य होता है वो है उनका, उस रूप कार्य होना है। तो ये वस्तु गुण से ये चीज ख्याल में आई। अब आए बात द्रव्यत्व गुण के ऊपर। द्रव्यत्व गुण क्या है, क्या परिभाषा है द्रव्यत्व गुण की? एक चीज और नोट कर लेना, वस्तु को जो वस्तु कहा जाता है, वस्तु नाम दिया जाता है, वो वस्तु नाम वस्तुत्व गुण की वजह से दिया जाता है, क्योंकि इसमें वस्तुत्व गुण है। वस्तु का मतलब ही होता है प्रयोजनभूत कार्य करना है, ठीक है, जो प्रयोजनभूत कार्य करे वो वस्तु, ठीक है। अब एक और अगला गुण आता है द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण, इस द्रव्यत्व गुण की वजह से द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यत्व गुण की वजह से द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा आपको ख्याल में है द्रव्यत्व गुण की? आपको ख्याल में है? आज चर्चा कर रहे हैं ना अपन द्रव्यत्व गुण के बारे में, पहले कभी सुना आपने, पढ़ा? हाँ, मतलब जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अवस्थाएं निरंतर बदलती रहें, निरंतर अवस्थाएं बदलती रहें। बदलती रहें का मतलब क्या हुआ कि कभी भी एक समय से ज्यादा कोई पर्याय नहीं रहती, कोई अवस्था। इस द्रव्य तो अस्तित्व वाला, इसकी सत्ता तो अनादि अनंत है, ये तो अस्तित्व गुण से हम समझ के आए, ठीक है। लेकिन उसमें जो अवस्थाएं होती हैं प्रत्येक समय में बदलेगी, वो प्रत्येक समय में, हर समय बदलती है। ऐसा नहीं है कि कोई अवस्था एक समय से दूसरे समय तक रहे। बात समझ में आई? एक समय से दूसरे समय में कोई अवस्था रहे। अब ये अवस्थाओं का, पर्यायों का परिणमन कैसे होता है, जब अपन पर्याय का चैप्टर पढ़ेंगे ना आगे, उसमें काफी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अपन इसको ये देखें कि द्रव्यत्व गुण कह रहा है कि कोई भी अवस्था एक समय से ज्यादा नहीं रहती, हर समय अवस्था निरंतर बदल रही है, निरंतर बदल रही है। कभी ऐसा नहीं है कि एक अवस्था में दो समय तक जीव रह ले, जीव या कोई भी वस्तु रह ले, कोई भी द्रव्य रह ले, ठीक है। अब इसका मतलब चेंज तो हर समय आएगा। चेंज कब आएगा? अवस्थाएं बदलना निरंतर, ये तो हर समय होगा, ठीक है। अब अपना क्या है कि अवस्थाएं तो निरंतर बदल रही हैं, हुआ क्या, अपन जैसे देखो अवस्थाएं जब बदलती हैं तो अवस्थाओं बदलने में अपन एक एक अवस्था पे फोकस करने लगते हैं। जैसे हमारी एक क्रोध की अवस्था हुई, जैसे अपन ने अभी बात की थी ना कि द्रव्यत्व गुण में समझेंगे। अभी मुझे गुस्सा आया बहुत जोर से, फिर अब मैं माथा पकड़ के बैठ गया, भैया मैं ये गुस्सा नहीं करना है, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या असर पड़ेगा मेरी इमेज के ऊपर, मेरे से कहीं कोई लोग नाराज ना हो जाएं मेरे गुस्से को देख के। अच्छा, गुस्सा कितने समय का था? एक समय का। कि अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं, ये अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं, ठीक है। जब अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं तो एक समय से ज्यादा कोई अवस्था रहेगी नहीं। जब रहेगी नहीं
तो ये एक एक अवस्था की वजह से, एक एक समय की अवस्था की वजह से जो हम टेंशन लेने लगते हैं, थोड़ा सा भी हमें किसी चीज को लेके विकल्प आ जाए एक समय के लिए, किसी के लिए हमें अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ जाए, किसी के लिए थोड़ा सा द्वेष आ जाए, किसी के लिए थोड़ी सी बैर की भावना जागृत हो जाए, उसको लेके हम कितना लेके बैठ जाते हैं लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि हम वहां पे परमानेंसी देखने लगते हैं, जबकि यह वस्तु स्वरूप कह रहा है कि भैया द्रव्य त्रिगुण कह रहा है ये अवस्थाएं निरंतर बदलेगी। ऐसा नहीं है कि ये अवस्थाएं बदले बिना रह जाएं। कहीं भी आ जाता है, द्वेष भी आ जाता है, तो अब ऐसे होता है जैसे कि भैया मेरा तो ये सर ये भाई साहब ये भाव है क्या? एक समय का भाव है, एक समय की पर्याय है। एक फैक्चुअली देखा जाए क्या है, एक समय की पर्याय है। जब अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं, हर वस्तु की अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं, हर वस्तु अपना अपना कार्य निरंतर कर रही है हर समय, तो जब ये बात ख्याल में आई, इसका मतलब कोई भी अवस्था परमानेंट रहने वाली नहीं है, कोई भी अवस्था परमानेंट रहने वाली नहीं है। इसका मतलब मेरे अंदर जो दुख की अवस्था है ये परमानेंट रहेगी, मेरे अंदर जो एक समय का क्रोध जागृत हुआ वो परमानेंट रहेगा, मेरे अंदर जो एक समय की कसाय पैदा हुई वो परमानेंट रहेगी। जब ये परमानेंट नहीं रहेगी तो उसको हम परमानेंट बनाने की कोशिश में लगे क्यों हैं? थोड़ी बात भी कर लेते हैं। हाँ। और उस समय ऐसे लगता था थोड़े दिन बाद होता क्यों? कषाय तो ये सारी जो अवस्थाएं आ रही हैं क्या है? अवस्थाएं ही तो हैं। और ये द्रव्य त्रिगुण कह रहा है कि अवस्थाएं निरंतर बदलेंगी। जब अवस्थाएं निरंतर बदलेंगी तो ये पैदा भी एक समय के लिए होंगी, चली भी एक समय के लिए जाएंगी, और ये अवस्थाएं तो जब तक रहेंगी वो हर समय बदलेगी। तुम कब कब देखोगे? अनादि से अनंत काल तक हर समय अवस्थाएं बदलने वाली हैं। और अपन एक एक अवस्था को देखने जाएं तो वैसे भी तो सोचता हूँ कि मेरा स्वभाव भी तो नहीं है। एक एक अवस्था को देखने जाएं तो कितने दुखी हो जाएं हम, जब एक एक समय की पर्याय में ही एक एक समय का क्रोध हमें एक बार आया उसमें हम इतने परेशान हो जाते हैं। जितना दुख है हमारा, जितना दुख है वो केवल और केवल एक समय की पर्याय को देखने का है, उस रूप अपने को मानने का है। किसी भी वस्तु को दांत में स्नान करना। हाँ, मतलब जितना दुख है, हो सकता है परिवार के कारण से हमें दुख हो, वो दुख क्यों हुआ? क्योंकि उनके प्रति राग की पर्याय उत्पन्न हुई और उस रूप हमने अपने आप को मान लिए। किसी दुश्मन का, किसी बैरी का की वजह से हमें दुख हो, उसका कारण क्या है कि उसके प्रति जो द्वेष का भाव आया, क्रोध का भाव आया, उसके कारण से हमने अपने उस रूप हमने अपने आप को मान लिया। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किसके पे हुआ? एक समय की पर्याय पे, एक समय की पर्याय पे। जबकि वस्तु स्वरूप कह रहा है भैया ये पर्याय तो निरंतर बदलेंगी, ये अवस्थाएं तो निरंतर बदलेंगी। द्रव्य त्रिगुण कह रहा है जब ये अवस्थाएं निरंतर बदलेंगी तो फिर इन पे देखने से फायदा क्या है? ऐसी चीज को देखो जिससे जो परमानेंट रहे। उसके लिए शायद पहले एक क्लास में मैंने शायद उदाहरण दिया भी है, यहाँ पे दिया है, कहीं और दिया मुझे ख्याल में नहीं है। जैसे पति पत्नी का उदाहरण था, सोने का और हार का दिया है क्या? चलो मैं बताता हूं मैं आपको। जैसे एक बार एक पति शाम को काम से अपने लौटा और घर पे पहुंचे, ठीक है। अपने घर पे पति पहुंचे और उसने उसकी पत्नी वहां पे बहुत परेशान थी, दुखी थी। दुखी पत्नी को देख करके उसने पूछा कि बताओ क्या बात है, किस वजह से आप परेशान हो, क्या दिक्कत हो गई? तो उनने पूछा तो पत्नी आई, उनने बताने चालू किया कि अपने जो पिछले महीने 5 लाख रुपए का जो सोने का हार लिया था ना, बड़ी अच्छे से डिजाइन देख करके,
चेक करके जो हार लिया था ना, अब ये इतनी सी बात पत्नी ने बोली, ठीक है। अब इतनी सी बात पत्नी ने बोली ही थी कि पति को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल था, अटेंड करना था। पति गया, उसने फोन उठाया, बात करी, बात तो कर ली, लेकिन बात करते करते भी मन में क्या चल रहा है, 5 लाख रुपए का हार अभी पिछले महीने ही लिया था, नया लेटेस्ट डिजाइन वाला, ठीक है। ये बात दिमाग में अभी भी चल रही है उनके। तो जैसे तैसे उन्होंने फोन पे बात करी, काम जो भी था वो निपटाया, आके अब वो पति भी आगे टेंशन में बैठ गए, भैया 5 लाख रुपए का हार था, अभी पिछले महीने ही खर्च किए हैं, नुकसान ना हो जाए। तो ये टेंशन लेके पति बैठ गए। तो जैसे ही उनने पूछा, हाँ तुम 5 लाख रुपए के हार के बारे में बता रही थी, बताओ क्या हुआ उसका। तो पत्नी ने बताना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जो 5 लाख रुपए का पिछले महीने हमने हार लिया था ना, वो गिर गया, उसके ऊपर थोड़ा दूसरा भारी सामान उसके ऊपर गिर गया, तो वो हार टूट गया। अब बताओ पति को कितनी टेंशन होगी। काय बात की टेंशन क्यों नहीं होगी पति को टेंशन। सोना दे अब पति, अब जैसे ही उसने पति ने ये सुना ना कि भैया हार टूट गया, फिर अरे टूटा ही तो है, कोई बात नहीं, फिर से इससे बढ़िया, अभी 1 महीना हो गया, पुरानी डिजाइन वो हो गई होगी आउट ऑफ, नई डिजाइन में बनवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ वो टेंशन फ्री क्यों हुआ और पत्नी दुखी अभी तक क्यों थी। वो काम एक ही हुआ, हार टूटने का, पति उससे टेंशन फ्री है, उसे कोई टेंशन नहीं है, और पत्नी उस चीज में दुखी थी। क्यों? क्योंकि पति का फोकस वहां था सोने के ऊपर, कि टूटे फूटे चाहे टुकड़े हो जाएं, चाहे और जुड़ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जितना सोना हमने खरीदा था सोना उतना ही है। उसकी नजर किस पे? सोने पे। लेकिन पत्नी की नजर थी लेटेस्ट डिजाइन वाले सोने के हार। तो भैया मैंने बड़े जांच परख के और देख करके मार्केट में 4 जगह घूमा, तब देख के आया, तब जाके ये बढ़िया लगा, तब लिया हमने ये हार, क्योंकि यही अच्छा लग रहा था। यही होता है ना। तो इस वजह से पत्नी टेंशन में। तो पति देख रहा है सोना और पत्नी देख रही है बढ़िया डिजाइन वाला हार। हाँ हाँ, और परमानेंट क्या है उसमें, चाहे हार रहे ना रहे, लेकिन वो सोना रहेगा कि नहीं रहेगा? सोना रहेगा। तो जो परमानेंट की तरफ देख रहा है वो कैसा है? सुखी है। और जो टेम्परेरी चीज की तरफ देख रहा है वो दुखी है। ऐसे ही इस संसार की दशा है, इन जीवों की दशा भी इस तरीके से ही है। जो पर्याय में अपनापन करे, जो पर्याय को अपने रूप माने, वो होता है दुखी, और जो परमानेंट द्रव्य को अपने रूप माने वो होता है सुखी। क्योंकि अवस्थाएं तो निरंतर बदलेंगी, तुम किन किन अवस्थाओं के अपने रूप देखोगे। हो सकता है एकदम एक समय, इस समय ऐसी अवस्था हो रही है, अगले समय उससे उल्टी एकदम उल्टी अवस्था हो जाए। हो सकता है इस समय हमें किसी पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो, अगले ही समय उसके लिए बहुत प्रेम उमड़ आए। हाँ हाँ, रस में द्रव्य में तो हर समय परिणमन हो रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? जब हम मानते हैं द्रव्य है, हाँ, वो वस्तु तो अब बस ये है कि है एक ही चीज, उसमें चूंकि वस्तुत्व गुण भी है इसलिए उसे वस्तु का, और उसमें द्रव्यत्व गुण भी है इसलिए उसे द्रव्य का। ठीक है। अब उसमें तो अवस्थाएं निरंतर बदल रही हैं। ठीक है, अवस्थाएं निरंतर बदल रही। हो सकता है मैंने जैसा बताया, एक समय से अगले समय में उससे एकदम उलट पर्याय हो जाए। एक समय किसी पे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, अगले समय उस पर प्रेम उमड़ आए।
हो सकता है एक समय हमें किसी पे बहुत राग हो, किसी पे बहुत प्रेम उमड़ रहा है, अगले समय उस पे अनंत क्रोध आ जाए। हो सकता है पिछले समय मिथ्या दृष्टि हो और अगले समय में सम्यक दृष्टि हो जाए। हो सकता है पिछले समय संसारी हो, अगले समय में मुक्त हो जाए। ये अवस्थाएं तो हर समय बदलेंगी। तुम किन किन की तरफ देखोगे, किस किस समय पे एक एक अवस्था को देखने जाओगे। इसलिए ये चीज देखो कि वो चाहे क्रोध कर रहा हो, चाहे प्रेम